जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 का ज्योग्राफी भूगोल का जो है पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारा हम लोग जो है वो टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का जो नाम है वो संसाधन एवं विकास है ना। संसाधन जो है और वो किस तरह से विकास क्या होता है उसके बारे में हम लोग पूरा इस चैप्टर में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि हम लोग संसाधन किस तरह से हम लोग के जरूरी है, संसाधन से हम लोग को क्या लाभ होता है, संसाधन को विवेकपूर्ण तरीका से उपयोग करना चाहिए, ये सारा चीज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला जो है आप लोग का एग्जाम है उसमें जो है आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। यहाँ से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स सारा का सारा जो है वो आप लोग का तैयारी करवाया जाता है और स्पेशल जो है वो जैक बोर्ड के लिए। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। अब चैप्टर का जो नाम है ना संसाधन एवं विकास है ना, ये जो है वो भूगोल का पहला चैप्टर है। जेसीईआरटी एनसीईआरटी जो दोनों जैक बोर्ड के लिए भी है और एनसीईआरटी जो है उसके लिए भी है। तो संसाधन और विकास, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर संसाधन क्या होता है। चैप्टर का नाम है वो संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले तो हम लोग संसाधन जानना जरूरी है। आखिर ये संसाधन क्या होता है ना? तो संसाधन जो होता है वो चीज को हम लोग पहले जानते हैं कि संसाधन आखिर होता क्या है। तो हम लोग के चारों ओर है ना, हम लोग के चारों ओर जो भी चीज नजर आता है, यहाँ समझिएगा आप लोग कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन कहते हैं। और इस संसाधन को जो है वो प्रौद्योगिकी हो गया, आर्थिक विकास के रूप में संभाव्य और सांस्कृतिक रूप में भी माननीय संसाधन कहलाते हैं। देखिए यहाँ पॉइंट को आप समझिए, यहाँ बोला क्या है कि संसाधन किसको बोलते हैं। तो संसाधन जो है हम लोग के चारों ओर जो भी चीज नजर आता है, जो हम लोग के काम में वो हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम लोग उस काम को मतलब किसी भी काम को आसानी से कर पाते हैं, उसी को हम लोग संसाधन बोलते हैं। नहीं समझ में आया फिर एक बार देखिए, हमारे चारों ओर नजर आने वाली जरूरत की चीजें संसाधन कहलाती है। अब तो समझ में आया होगा, हमारे चारों ओर में नजर आने वाले जरूरत के जो भी चीजें हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं संसाधन। अब नेक्स्ट आता है कि संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन को बांटा गया है ना, हर संसाधन को अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो हम लोग वही संसाधन के बारे में देखेंगे कि संसाधन को कौन कौन भाग में किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। सो तो सबसे पहले आता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जो है वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटा गया है और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है वो जैव और अजैव संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांट दिया गया है और पहला जो है वो जैव और दूसरा जो है अजैव। इसी तरह से और भी तरीका से जो है संसाधन को बांटा गया है। तो फिलहाल तो हम लोग उत्पत्ति के आधार पर देख रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन वो जैव और अजैव संसाधन है। अब हम लोग दोनों के बारे में समझेंगे कि जैव संसाधन क्या होता है, अजैव संसाधन क्या होता है ना। उसी तरह से फिर समाप्यता के आधार पर जो है संसाधन को बांटा गया है। समाप्यता के आधार पर जो है नवीकरणीय योग संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ये दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। उसी प्रकार समावित मालिकाना के हिसाब से है ना, कि मतलब इसका मालिक कौन होगा, उस हिसाब से बांटा गया है। उसका बाद जो है वो विकास के स्तर के आधार पर जो है वो संसाधन को बांटा गया है। तो मतलब यहाँ देखा जाए तो चार तरह से संसाधन को बांटा गया है। सबसे पहला जो है था वो क्या था कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटा गया है, जिसमें जैव अजैव आता है। और दूसरा जो है समाप्यता के आधार पर जो है बांटा गया, उसमें जो है नवीकरणीय योग और अनवीकरणीय योग संसाधन आता है। नेक्स्ट जो है वो मालिकाना के हिसाब से स्वामित्व के आधार पर संसाधन को बांटा गया है, जिसमें कि व्यक्तिगत संसाधन है ना, और सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ये चार तरह के संसाधन इसके अंतर्गत आता है। और भी बांटा गया है विकास के आधार पर भी संसाधन को बांटा गया है, जिसमें कि संभाव्य संसाधन है ना, संभावित विकसित भंडार एवं संचित कोष, इस तरह से संसाधन को बांटा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक एक करके समझेंगे कि कौन संसाधन को क्या हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले जो आया था वो उत्पत्ति के आधार पर आया था, तो उसको हम लोग समझते हैं। हाँ, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन को बांटा गया है उस चीज को हम लोग समझेंगे यहाँ। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जो है वो दो भाग में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। आखिर ये जैव संसाधन क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं पहले। आखिर ये जैव संसाधन जो है वो क्या होता है ना। तो अब यहां हम लोग देखिए क्या है कि जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और इनमें जीवन भी होता है, उसी को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। समझिएगा यहाँ बढ़िया समझिएगा कि जैव संसाधन किसको बोलते हैं। तो ऐसा संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त हुआ है, जहां जिस पर किसी प्रकार का जान होता है ना, उसको हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। मतलब जिस संसाधन पर जान है वो जैव संसाधन कहलाएगा। जैसे कि मनुष्य हो गया है ना, मनुष्य हो गया, प्राणी जात हो गया, ये सब जो है वो जैव संसाधन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इस पर क्या होता है, जान होता है, इस प्रकार से ये जैव संसाधन कहलाया। उसी तरह से नेक्स्ट आता है अजैव संसाधन है ना। तो अजैव संसाधन क्या होता है, तो ये वे सभी संसाधन है जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं। अजैव संसाधन जो होता है वो निर्जीव मतलब जिस पर जान नहीं है उस चीजों से बना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अजैव संसाधन।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि ये हो गया चट्टान हो गया, कोई धातु हो गया, ये सारा चीज क्या है, अजैव संसाधन। तो हम लोग तो यहाँ तो देख लिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो था वो जैव और अजैव था। हम लोग देखेंगे अब समाप्यता के आधार पर संसाधन को। तो समाप्यता के आधार पर जो है संसाधन को भी वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले आता है नवीकरणीय संसाधन, है ना, नवीकरणीय संसाधन मतलब इसके अंतर्गत कौन आता है, तो इसके अंतर्गत वैसा संसाधन आता है जो संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा उसको पुनः बनाया जा सकता है। मतलब इस तरह का संसाधन जो हम उसको एक बार प्रयोग कर लिए हैं और वो दोबारा उसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, है ना। ऐसा संसाधन जिसको एक बार हम लोग यूज किए हैं फिर उसको यूज कर पाएंगे, है ना, उसको फिर से यूज में लाया जा सकता है। इस तरह के जो संसाधन होता है उसको हम लोग नवीकरणीय योग्य संसाधन बोलते हैं और ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि वायु, वायु को हम लोग सांस लिए, है ना, वो तो खत्म हो गया, लेकिन फिर से ये चीज जो है वायु फिर से बन गया। उसी प्रकार जल, पानी जो है कुआं में है, चपनल में है, क्या होता है कि कभी कुछ सूख जाता है तो फिर भी वहां पानी फिर से आ जाता है। तो इस तरह के संसाधन को हम लोग बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में तो लाया गया लेकिन पुनः उसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, और इसको पुनः उपयोग में लाने के लिए जो है लाखों साल, करोड़ों साल लग जाएंगे इसको मतलब पूरा बनने में, है ना, ताकि इसको हम लोग पुनः से उपयोग कर पाए इतना बनने में। तो यहाँ अनवीकरणीय संसाधन समझिएगा कि वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में हम लोग लाए हैं ना, वे संसाधन जो एक बार उपयोग में लाया गया है और उसको पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, इनका निर्माण एवं विकास का जो है वो भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है। मतलब बहुत लंबे समय में इसका जो है वो निर्माण होता है। इस तरह के संसाधन को हम लोग जो है वो अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि खनिज हो गया, कोयला, ये सब जितना भी है ना, ये अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसको एक बार हम लोग प्रयोग करते हैं ना तो दोबारा इसको प्रयोग करने में ना बहुत समय लग जाता है, दोबारा ये बनता नहीं है। तो ये तो हो गया दो तरह का संसाधन समाप्यता के आधार पर। अब नेक्स्ट आता है जो है स्वामित्व के आधार पर मालिकाना के हिसाब से संसाधन। तो सबसे पहले स्वामित्व के आधार में से सबसे पहला जो आता है वो व्यक्तिगत संसाधन, है ना। व्यक्तिगत संसाधन किसको बोलते हैं? तो ऐसा संसाधन जो किसी खास एक व्यक्ति का है। जैसे मान के चलिए कि अभी मेरा कोई जमीन है तो मेरा जमीन है, सबका नहीं है, तो वो उस तरह का संसाधन जो किसी कोई खास व्यक्ति का हो या किसी एक व्यक्ति का हो, जिसका मालिक जो है किसी निजी व्यक्ति के द्वारा होता है मालिकाना, है ना। जो उसका मालिक कोई निजी व्यक्ति के पास होता है, मालिकाना हक जो होता है वो निजी व्यक्ति के पास होता है। तो इस तरह के संसाधन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। उदाहरण के लिए जो है किसी किसान का जमीन हो गया, घर हो गया आदि, जो है वो उसका व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा, वो उसका अपना है। उसी प्रकार मेरा भी जो चीज है वो मेरा व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। नेक्स्ट आता है सामुदायिक संसाधन। ये क्या होता है? तो सामुदायिक संसाधन जो है ना, सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं। मतलब एक समूह के सभी लोग, मतलब किसी गांव में जो है चापानल करवा दिया गया है सबके लिए जो है, या फिर तो रोड बनवा दिया गया है, तो वो सब पूरा समूह उसको यूज करता है। पानी टंकी बैठा दिया गया है तो उसको पूरा समूह जो यूज करता है। तो इस तरह के जो संसाधन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय संसाधन किसको बोलते हैं, है ना। तो किसी भी प्रकार का संसाधन जो कि एक भौगोलिक सीमा के भीतर होता है, उसी को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोई राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तो किसी भी भौगोलिक सीमा, मतलब किसी देश के बॉर्डर के अंदर जो भी संसाधन है ना, वो उसका राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। फिर से एक बार समझिएगा, राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो किसी भी देश की सीमा के अंदर में, किसी देश के अंतर्गत में, किसी देश के अंदर में जो संसाधन आता है उसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। उस पर किसी देश का अपना हक होता है। नेक्स्ट आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसको बोलते हैं? तो तट रेखा, मतलब किसी देश का बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर से 200 मील तक जो है वो किसी एक देश का वहां कब्जा होता है। लेकिन 200 मील के बाहर अगर कोई चीज खुला महासागर में किसी प्रकार का जो संसाधन है उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, तो उस तरह के जो है अधिकार वहां अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा जो है निगरानी किया जाता है। और इस तरह के जो संसाधन होता है इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। फिर से एक बार समझिएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन के इसको बोलते हैं। तो तट रेखा, किसी देश का बॉर्डर है 200 मील के दूर, है ना, 200 मील से परे, मतलब दूर में जो संसाधन होता है महासागर में खुला में, उस पर किसी देश का जो है वो वहां अधिकार नहीं होता है। तो ऐसे में उसका अधिकार, उस पर किसका अधिकार होता है? तो अंतरराष्ट्रीय संगठन का अधिकार होता है, उसका निगरानी में वो चीज होता है। तो इस तरह के जो संसाधन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यहां किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है विकास के स्तर पर संसाधन को जो है बांटा गया है। विकास के स्तर पर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आता है संभावी संसाधन विकास के स्तर पर ना। तो वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, मतलब किसी कोई खास जगह में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं संभाव्य संसाधन। वे संसाधन जो किसी जगह पर है, जैसे झारखंड में है या फिर तो बिहार में है, पश्चिम बंगाल में, कहीं भी है, विद्यमान है, मतलब उपस्थित है, परंतु उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है,
इस तरह का जो संसाधन होता है उसको हम लोग बोलते हैं संभाव्य संसाधन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है कि विकसित संसाधन, है ना। तो विकसित संसाधन क्या होता है? तो वे संसाधन जिनका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित किया जा चुका है, मतलब देखिए उस तरह का संसाधन जिसका उपयोग, इसका मतलब ये जो है उपयोग किया जा सकता है, क्या क्या गुण है, कितना मात्रा में है, वो सारा चीज पता है ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे विकसित संसाधन। नेक्स्ट आता है कि भंडारित संसाधन क्या है? तो पर्यावरण में उपलब्ध वे जो अभी तक प्रौद्योगिकी अभाव में मानव के पहुंच से बाहर है, उसको हम लोग बोलते हैं भंडारित संसाधन। जैसे कि एक यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलने से जो है वो पानी बनता है, हम लोग को पता है, लेकिन फिर भी हम लोग पानी नहीं बना पा रहे हैं, है ना। उस तरह को संसाधन को हम लोग भंडारित संसाधन बोलेंगे। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव पर, है ना, मतलब उसमें जो है वो फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है, मतलब फैक्ट्री या फिर दूसरा के चीजें नहीं हुआ है, तो उसके अभाव पर जो है ना मानव से पहुंच से बाहर में है, जो मनुष्य मतलब उसका बारे में जानता है लेकिन उसके पहुंच से, उसको बनाने से बाहर है, तो उस तरह का हम लोग संसाधन को भंडारित संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट आता है संचित संसाधन क्या होता है? तो वे संसाधन जिन्हें अभी तक तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग जो है अभी शुरू नहीं किया गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं संचित संसाधन। तो यहां तक तो संसाधन समझ में आया होगा आप लोग का, आई होप। अब संसाधनों का विकास, यहां हम लोग देखेंगे संसाधन का विकास के बारे में। तो मानव अस्तित्व के लिए संसाधन जो है बहुत जरूरी है, मनुष्य के लिए संसाधन अति आवश्यक है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति का देन है, संसाधन जो है वो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, और इसलिए इसका उपयोग जो है मनुष्य अंधाधुंध पूरा प्रयोग करता है, हाँ। तो जिसका फलस्वरूप जो है अलग अलग समस्या जो है उत्पन्न हो जाएगा। यहां देखिएगा कि क्या था कि संसाधनों का विकास क्या होता है। तो मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है, और ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन जो है वो किसका देन है, प्रकृति का देन है, और इसलिए मनुष्य जो है मानव के द्वारा इस संसाधन का अंधाधुंध उपयोग किया जाता है, और अंधाधुंध उपयोग किया भी गया है। अब जिसका फलस्वरूप जो है अलग अलग समस्या जो है उत्पन्न हो चुका है। अब क्या क्या समस्या हुआ है वो चीज हम लोग देखेंगे। कुछ व्यक्ति जो है ना, कुछ व्यक्ति जो है ऐसे भी हैं जो कि लालच के वश में, है ना, लालच के चलते जो है वो संसाधन के हरास करते गए हैं, है ना, बर्बाद करते गए हैं। अब संसाधन जो है ना, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गया है। अब सब देखिए संसाधन जो है वो माना जाता है प्रकृति के देन है, अंधाधुंध पूरा उपयोग किया है। अब कुछ लोग के हाथ में आ गया, कुछ लोग के हाथ में नहीं आ पाया, तो इस प्रकार जो है समाज जो है दो भाग में बट गया, है ना। संसाधन जो है कुछ लोगों के हाथ में आया, कुछ लोगों के हाथ में नहीं आया, जिससे समाज जो है वो दो भाग में बट गया। कौन कौन दो भाग? अमीर और गरीब में बट चुका है। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी जो संकट पैदा हो गया है। जैसे कि संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग से जो है वो वैश्विक मतलब पूरा दुनिया के लिए जो है ना ये प्रॉब्लम बढ़ चुका है। पूरा दुनिया के लिए क्या क्या प्रॉब्लम बढ़ गया है? तो सबसे पहला भूमंडलीय तापन, है ना, जो कि मतलब पृथ्वी में जो गर्मी बढ़ चुका है, ओजोन परत का अवक्षय होना, पर्यावरण प्रदूषण होना, और भूमि का निम्नीकरण, ये सारा चीज जो है वो हो चुका है। संसाधन को जो अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है उस वजह से जो है इतना समस्या आ चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज संसाधन को न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। अब देखिए मानव जीवन की गुणवत्ता अच्छे तरह से अगर और वैश्विक शांति रखना है तो उसके लिए समाज में जो है संसाधन को ना वो न्याय संगत मतलब अच्छे ढंग से जो है वो बंटवारा होना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। अब नेक्स्ट आता है कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है ना। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? तो संसाधन को विवेकपूर्ण प्रयोग करने के लिए जो है ना एक तरह का जो संसाधन हम लोग के पास है उसको विवेकपूर्ण प्रयोग करें, न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाला पीढ़ी के लिए भी जो है वो आवश्यकताओं की भी जो है पूरी होती रहे। इस तरह के जो है उसी को हम लोग बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। नहीं समझ में आया? समझिए, ऐसा विकास कीजिए, पर इस तरह से विकास कीजिए कि थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, और जो भी संसाधन है उसको अभी वाला के पीढ़ी को तो चलेगा लेकिन आने वाला पीढ़ी के लिए भी बचा के रखना है, और उसको भी मतलब इस चीजों का देखने के लिए अनुभव होने देना है। तो इस तरह के जो विकास होता है उसको हम लोग बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। फिर से एक बार समझिएगा कि संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग करना ताकि न केवल वर्तमान बल्कि जो हम लोग के बाद जो पीढ़ी आएगा ना उसके लिए भी जो है आवश्यकता जो है वो पूरा हो सके। इस तरह का जो विकास होता है उसको हम लोग बोलते हैं सतत पोषणीय विकास बोलते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है, जैसे अभी मान के चलो हम लोग कोयला है ना, कोयला का हम लोग तो देख लिए कि इस तरह का कोयला होता है। अब हम लोग के आने वाला पीढ़ी को पता नहीं कि कोयला क्या होता है, तो उसके भी उपयोग करने के लिए रहने देना जरूरी है, और इस तरह का हम लोग विकास करेंगे ना तो उसी को हम लोग बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। अब नेक्स्ट आता है एजेंडा 21 क्या होता है। तो 1992 में
है ना। 1992 ईस्वी में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और जो है विकास सम्मेलन का तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों ने एजेंडा एक पारित किया था, और उस एजेंडा का नाम था एजेंडा 21। इसमें नियम है एक एजेंडा 21, और इस एजेंडा 21 जो है वो 1992 में रियो डी जेनेरो, है ना, ब्राजील में एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहीं पर जो है इसका सम्मेलन हुआ था। लोग अलग अलग देश के जो नेताओं थे वो सब मिले थे, और उसके बाद ये एजेंडा 21 को पारित किया गया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था एजेंडा 21 का? तो इसका उद्देश्य यही था कि समान हितों के लिए, पारस्परिक आवश्यकताओं के लिए और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व में जो है वो सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीब और रोगों से निपटाना। मतलब इसका उद्देश्य, एजेंडा 21 का उद्देश्य यही था कि अगर पूरा दुनिया में अभी किसी प्रकार का समस्या आता है ना, चाहे वो जिस तरह का भी हो, गरीबी हो या फिर तो क्षति हो या फिर तो किसी तरह का भी चाहे महामारी हो, तो उस तरह की चीज कुछ भी उत्पन्न होता है तो सभी देश जो है मिलकर उनको जो है वो समाधान करेंगे। इसका उद्देश्य एजेंडा 21 का यही उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है संसाधन नियोजन। अब संसाधन हम लोग के लिए तो बहुत जरूरी है, तो अब जरूरी है तो इसके लिए इसका नियोजन भी करना बहुत जरूरी है ना। संसाधन तो हम लोग के लिए जरूरी है, तो उसको नियोजन, प्लानिंग करके जो है उपयोग करेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधन का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। फिर से एक बार समझिए, संसाधन नियोजन क्या है कि इस तरह का उपाय, मतलब इस तरह का दिमाग जो कि तकनीक के द्वारा, है ना, तकनीक जिसके द्वारा जो है संसाधन जो है ना, संसाधन को उसका उचित उपयोग कर सके हम लोग। जो भी संसाधन हम लोग के पास, उसको दिमाग से यूज करेंगे, उसको हम लोग बुद्धिवत हम लोग उसको प्रयोग करेंगे, तो उस तरह से जो संसाधन होता है उसको हम लोग बोलते हैं संसाधन नियोजन, उस तरह के विचार को। अब भारत में संसाधन नियोजन किस तरह से किया गया है, तो भारत में हम लोग देखेंगे कि संसाधन नियोजन भारत में कैसे कैसे किया गया है। सो अब भारत में संसाधन का नियोजन, तो संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए भारत में संसाधन नियोजन किस तरह से किया जा रहा है, मतलब यहाँ संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए जो है ना, यह जरूरी हो गया है कि योजना जब बना रहे हैं ना, उसमें टेक्नोलॉजी और कौशल और संस्थागत बातों को जो है वो ध्यान में रखा जाए, प्लानिंग किया जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन का नियोजन जो है वो प्रमुख रल रहा है। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में चला था, उसी समय से जो है वो भारत में जो है संसाधन को नियोजन करके इसको एक अच्छी तरह से इसको यूज करने के लिए जो है प्रमुख लक्ष्य रहा है भारत का, कि जो भी जो होगा ना, पहला पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था, उसी समय से जो भी संसाधन होगा उसको नियोजन तरीके से जो है वो प्रयोग करना है। अब भारत में नियोजन के मुख्य बिंदु जो है निम्नलिखित है। भारत में संसाधन नियोजन का जो है मुख्य बिंदु क्या क्या है, तो पहला तो है पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। मतलब पूरा देश में, भारत में जहां जहां है, जो जो राज्य में कौन कौन तरह का जो है वो संसाधन पाया जाता है, जैसे झारखंड में कोयला है, इस तरह का अवरक है, इस तरह की चीजें पाया जाता है, तो अलग अलग राज्य में किस तरह का संसाधन पाया जाता है उसके पहले पहचान करें, और पहचान करने के बाद उसका तालिका बनाए कि हाँ ये राज्य में इस तरह का जो है वो संसाधन पाया जाता है। उसके बाद उसको उपयुक्त कौशल, मतलब जो भी सुटेबल जो है कला रहे, है ना, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करके जो है ये नियोजित ढांचा तैयार करना चाहिए। उसका बाद जो है वो संसाधन को नियोजन और विकास नियोजन से ही बीच में जो है सही तालमेल बैठता है। मतलब संसाधन नियोजन और विकास नियोजन, ये दोनों में तालमेल तभी बैठेगा जब दोनों चीज बढ़िया से होगा, संसाधन नियोजन भी होगा और विकास का भी नियोजन होगा तब। अब नेक्स्ट आता है कि संसाधन संरक्षण। संसाधन हम लोग के लिए बहुत जरूरी है ना, अभी बताइए कि संसाधन हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, तो इसको संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। संसाधन जरूरी है, इसको संरक्षण भी तो करना जरूरी है ना, कि संसाधन जरूरी है, अब इसको संरक्षण बचा के हम लोग चलेंगे ही नहीं, तो ये ऐसे तो नहीं होता है ना। तो संसाधन संरक्षण क्या है, तो संसाधनों का उचित प्रबंध करें ताकि जल हो गया, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार प्रयोग करना जो कि भावी पीढ़ी के लिए जरूरतों को ख्याल में रखा जाए। संसाधन संरक्षण क्या है, मतलब जो भी संसाधन हम लोग के पास है उसका इस तरह से हम लोग प्रयोग करेंगे कि मेरे आने वाले पीढ़ी जो है वो भी इनका प्रयोग अच्छी तरह से कर पाए, इसका ख्याल रखना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं संसाधन संरक्षण। नेक्स्ट आता है कि भू संसाधन क्या होता है, तो अब भू संसाधन जो है वो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, भूमि को कोई बनाया नहीं है, प्राकृतिक संसाधन है। अब इसमें प्राकृतिक वनस्पति हो गया, वन हो गया, जीवन हो गया, मानव जीवन हो गया, आर्थिक क्रियाएं हो गया, परिवहन हो गया तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। सभी चीज जो है ना, भूमि हम लोग के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। और जितना भी चीज हम लोग करते हैं, चाहे वनस्पति लगाए, वन लगाए, जीवन जीना है, मानव जीवन को आर्थिक क्रियाएं करना है, परिवहन करना है, संचार करना है, जो भी चीज करना है वो पृथ्वी पर ही किया जाता है, भूमि पर ही किया जाता है, इसी पर आधारित है ना। तो भूमि एक सीमित संसाधन है और इस प्रकार हम लोग को इसका उपयोग जो है वो सावधानी से और योजनाबद्ध तरीका से जो है वो करना चाहिए, बुद्धि से करना चाहिए।
अब नेक्स्ट आता है कि भारत में भूमि का संसाधन है ना, भूमि, भारत में भूमि जो है वो कौन सा भूमि कितना प्रतिशत है। भूमि तो तरह तरह का होता है, पहाड़ में भी भूमि है, समतल में भी अलग भूमि बोलते हैं, पठारी भी भूमि है, तो कौन सा भूमि जो है वो भारत में कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लगभग 43% है ना, लगभग 43% जो है भूभाग जो है हम लोग का मैदानी क्षेत्र है, जो कृषि के लिए और उद्योग के लिए ये अच्छा है। 43% भूमि जो है वो मैदानी क्षेत्र है, और इस 43% में ही हम लोग का कृषि भी करना है, उद्योग भी लगाना है, सारा चीज करना है और रहना भी है। अगला आता है लगभग 30% है ना, लगभग 30% भूमि जो है क्षेत्र विस्तृत रूप से पर्वत में पाए जाते हैं। मतलब देखिए 30% ऐसा भूमि है ना जो पर्वत है, जहां की 12 मासी नदी वहां से निकलता है, 12 माह बहने वाली नदियां वहां से निकलता है, जैसे कि हिमालय पर्वत हो गया है ना। यहाँ 30% भूमि यहाँ हिमालय पर्वत में जो है, और यहाँ जो है वो सुनिश्चित करते हैं, और पर्यटन विकास के लिए भी ये अच्छा अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है इस तरह पहाड़, और पारिस्थितिकी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम लोग का हिमालय पर्वत है। उसी प्रकार से आता है लगभग 27% जो है ना, देखिए 43% क्या था, मैदानी था, 30% जो था वो पर्वतीय था, और 27% जो है हिस्सा वो पठारी क्षेत्र है, जिसमें हम लोग खनिज, जीवाश्म और वन का अपार संचय कोष जो है वो शामिल है। अब नेक्स्ट आता है कि भू उपयोग क्या होता है। भू उपयोग क्या होता है, तो भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार जो है ना, भौगोलिक प्रक्रिया जिसे अनुसार भूमि जो है प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं भू उपयोग। जैसे भू उपयोग का निर्धारित करने वाला अलग अलग तत्व है ना, क्या क्या तत्व है, भूमि का उपयोग हम लोग किस वजह से करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वन है ना, तो वन किसको बोलते हैं, तो पेड़ों से आच्छादित है ना, आच्छादित एक विशाल क्षेत्र होता है, उसको हम लोग जंगल बोलते हैं, वन बोलते हैं, मतलब पेड़, बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है ना, पेड़ों से पूरा आच्छादित है, पूरा भरा हुआ है, उस तरह का विशाल क्षेत्र है, उसको हम लोग बोलते हैं वन। नेक्स्ट आता है कि कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, तो कृषि के लिए उपलब्ध भूमि हम लोग किसको बोलेंगे, तो बंजर तथा कृषि आयोग भूमि, गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि, इमारत, सड़कें, ये सब जो है वो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कहलाएगा। फिर से एक बार देखिए कि कृषि के लिए अनुपलब्ध मतलब कृषि के लिए जो उपलब्ध नहीं होता है, उस तरह की भूमि को हम लोग बंजर भूमि बोलते हैं। कृषि आयोग जो कृषि लायक नहीं है, भूमि गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई है, जिसमें इमारत है, सड़क है, ये सब जो है वो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कहलाएगा। नेक्स्ट आता है प्रति भूमि, किसको बोलेंगे, तो वर्तमान में, अभी के समय में प्रति, जहां कृषि 1 वर्ष या उससे कम समय में खेती न किया गया, मतलब 1 साल में वहां किसी प्रकार की खेती नहीं किया गया, 1 साल के अंदर एक भी खेती नहीं किया गया है, तो उस तरह की भूमि को हम लोग बोलते हैं प्रति भूमि। नेक्स्ट आता है अन्य प्रति भी होता है, तो अन्य प्रति के अंतर्गत कौन आता है, तो 1 से लेकर 5 साल तक वहां जो है किसी प्रकार खेती करवे नहीं किया गया, तो उस तरह जो है उसको हम लोग बोलेंगे अन्य प्रति। अगला आता है कि अन्य कृषि योग्य भूमि, ये क्या होता है, तो अस्थायी चारागाहें तथा अन्य गदोचर भूमि, विविध वृक्षों हो गया, वृक्ष के फसल तथा उपवन अधीन भूमि जो है ये कृषि योग बंजर जो 5 वर्षों या उससे अधिक खाली है, इस तरह का अन्य कृषि योग भूमि बोलेंगे। नेक्स्ट आता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसको बोलेंगे, तो एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को हम लोग शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हैं। मतलब एक कृषि वर्ग 1 साल का होता है, अब 1 साल में 1 से अधिक या फिर तो जितने भी तरह के हम लोग वहां खेती किए हैं, तो उसी को हम लोग बोलेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र, है ना। अब आगे आता है कि भारत में, है ना, भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार, भारत में किस तरह के मतलब भूमि है, कैसा कैसा भूमि है, वो चीज हम लोग देखेंगे, भारत के भूमि के प्रारूप के बारे में देखेंगे। अब देखिए भारत में भू उपयोग के प्रारूप के प्रकार, तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व भौगोल जो भौतिक कारण जो है वो भूमि का आकृति, मृदा, जलवायु तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व हो गया, प्रौद्योगिकी क्षमता हो गया, संस्कृति हो गया और परंपराएं, ये सब शामिल है। देखिए भारत में भू उपयोग का प्रारूप, भूमि का उपयोग तभी होता है इस प्रकार का होगा जब वहां का भूमि का आकृति देखा जाएगा किस तरह से, वहां मृदा किस तरह का है, वहां मानवीय जीवन किस तरह का है, जनसंख्या घनत्व कितना है, प्रौद्योगिकी क्षमता मतलब विकास के लिए जो है वो फैक्ट्री ये सब कितना है, संस्कृति वहां क्या है, परंपरा क्या है, ये सब जो है भारत में भूमि उपयोग के लिए प्रारूप के प्रकार है ये सारे। अब नेक्स्ट आता है कि भू निम्नीकरण के कारण, हम लोग जानेंगे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, उसका क्या क्या कारण है, भूमि जो है वो खत्म हो रहा है। बोलेगा भूमि कैसे खत्म होगा, तो कहीं जो कोयला निकाला जा रहा है ना, खनन किया जा रहा है, तो ये सब भूमि निम्नीकरण है। मतलब भूमि को कोड़ना या भूमि का मतलब गड्ढा कर देना, जो कि जिस तरह की स्थिति है उससे उसको चेंज कर देना, भूमि का मिट्टी को हटा देना, उस तरह का जो है वो सबको हम लोग बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। तो उसका कारण क्या क्या भूमि निम्नीकरण का, तो सबसे पहला कारण है खनन, खनन करते हैं तब भूमि निम्नीकरण होता है। अतिचारण, है ना, खनन से कैसे भूमि निम्नीकरण होता है, तो खनन करते हैं हम लोग वहां से मिट्टी कोड़ के, है ना, हटा देते हैं, वहां से कोयला हटा देते हैं, तो वहां क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। उसी तरह से अति पशुचारण, है ना, या फिर तो अतिचारण, इसमें क्या होता है कि हम लोग
पशु या पशु को चरा रहे हैं, और उससे कि घास को खाते खाते वो क्या करता है कि जो घास होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखे रहता है, जकड़े रहता है। लेकिन अगर हम लोग अधिक चराते हैं तो ऐसे में मिट्टी को जकड़ के नहीं रख पाएगा। इस तरह में जो है वो भूमि का भी निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट आता है अति सिंचाई, बहुत ज्यादा पानी पटा रहे हैं, है ना, सब मिट्टी को बहा बहा के पानी लेते जा रहा है, इससे भी जो है भूमि निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट आता है कि औद्योगिक प्रदूषण, प्रदूषण के कारण भी भूमि का निम्नीकरण होता है। वनोन्मूलन, जंगल के कटाई के कारण भी जो होता है भूमि का प्रदूषण होता है, निम्नीकरण होता है ना। नेक्स्ट आता है भूमि संरक्षण के उपाय। अब ठीक है, भूमि का निम्नीकरण हो गया तो उसको उपाय भी तो होगा ना, कि मतलब क्या उपाय लगाया जाए कि इसको हम लोग बचा सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वनारोपण, मतलब जंगल लगा के हम लोग जो इसको बचा सकते हैं, है ना। भूमि को संरक्षण करने के लिए सबसे पहले हम लोग तो जंगल लगाना पड़ेगा। दूसरा जो है पशुचारण पर नियंत्रण, जो पशु चराते हैं उस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। रक्षक मेलखला पर करके, है ना, खनन पर नियंत्रण करके, और प्रौद्योगिकी औद्योगिक जल का परिष्करण करके, मतलब इसको औद्योगिक जल जो है उसको अच्छे से निकाल के इस तरह से करके हम लोग जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि मृदा संसाधन, है ना, मिट्टी हम लोग के लिए बहुत बढ़िया संसाधन है ना। मृदा भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, मृदा का भी कोई नहीं बनाया है, और मिट्टी में ही खेती होती है, और मिट्टी में खेती होने की वजह से जो है वो जीवन संभव है ना, लोग जो है जी पाए हैं। और मिट्टी में कई जीवों के प्राकृतिक आवास भी है। मिट्टी जो है ना वो अलग अलग जीव जो है उसका आवास भी है ना, रहने के लिए घर भी है। कौन? ओ ये मिट्टी, है ना। अब मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो मिट्टी का जो निर्माण होता है ये बहुत धीमी प्रक्रिया से होता है, इसको निर्माण होने में बहुत समय लग जाता है। मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया जो है बहुत ही अत्यंत धीमी होती है। इसका जो है अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि हम लोग का 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर जो है ना मिट्टी को बनने के लिए ना हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो उससे अंदाज लगाइए कि मिट्टी को बनने में कितना समय लगता है। अब देखिए कि मिट्टी का निर्माण जो है उस सैल का अपघटन क्रिया से होता है, मतलब बड़ा बड़ा चट्टान है, अब गर्मी के दिन में वो क्या होता है फैलता है, फिर ठंडा के दिन में सिकुड़ जाता है, अब इसे में टूटता है। अब टूटने से टूटते 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 इस तरह से जो है वो सैल का अपघटन होने से मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा निर्माण के लिए कई प्राकृतिक कारण भी है, जैसे कि तापमान के चलते भी मिट्टी बनता है, पानी के बहाव कारण, है ना, पत्थर है अब बह रहा है, उसको पत्थर को काट काट के बहा के ले गया, उससे भी मिट्टी बनता है। पवन से, पवन एक जगह से मिट्टी उठा के दूसरा जगह ले गया, वैसे में क्या होता है मिट्टी बनता है। अब इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का कारण भी योगदान रहा है इसमें। अब मृदा का हम लोग प्रकार देखते हैं, है ना, मृदा अलग अलग प्रकार है। भारत में जो है 6 प्रकार की मृदा पाया जाता है। लाल एवं पीली मृदा, है ना, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, वन मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लेटराइट मृदा, इस 6 तरह का मृदा जो है भारत में पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जलोढ़ मृदा क्या होता है। तो भारत में, है ना, भारत में लगभग जो है 45% क्षेत्रफल पर जो है ना वो जलोढ़ मृदा ही पाया जाता है। भारत में टोटल जलोढ़ मृदा क्या है? तो भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर जो है वो जलोढ़ मृदा पाया जाता है। और इस मिट्टी में जो है पोटास, है ना, पोटास जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बहुलकता होता है ना। अब ये जो है वो सिंधु हो गया, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये सब नदी तंत्र में जो है ये यही, मतलब इसके चलते जो है ना विकसित हुआ है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी में जो है इनका विकसित हुआ है जलोढ़ मृदा का। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात भी पाए जाते हैं, मतलब रेत भी होता है जलोढ़ मृदा में, सिल्ट भी होता है और मृतिका भी होता है, ये सारा चीज होता है। अब उम्र के आधार पर इसको जो है ना, उम्र के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भाग में बांट दिया गया, बांगर और खादर। जो नया जलोढ़ होता है उसको हम लोग खादर बोलते हैं, और जो पुराना जलोढ़ होता है उसको बांगर बोलते हैं। तो बांगर और खादर में बांट दिया गया। बांगर किसको बोलते हैं? तो पुराना को, और खादर नया को, है ना। तो जलोढ़ मृदा का 2 भाग में बांटा गया है। अब ये जो है बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, है ना, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है जलोढ़ मृदा, और ये गन्ना के लिए, चावल के लिए, गेहूं के लिए, ये सब के लिए जो है बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब नेक्स्ट आता है काली मृदा। काली मृदा किसको बोलते हैं? तो इसका रंग होता है काला, काली मृदा का रंग होता है काला, और इसको और भी दूसरा नाम से जाना जाता है रेगर मृदा। टिटेनिफेरस हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, एवं जीवाणु, है ना, जीवांश की उपस्थिति इसमें होता है। इसमें बेसाल्ट चट्टान के टूटने से जो है ना वो काला पत्थर बनता है, काला मिट्टी बनता है, सॉरी, है ना। बेसाल्ट चट्टान जो होता है उसको टूटने फूटने से जो है वो काली मृदा बनता है। इसमें जो है ना आयरन हो गया, चूना हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब बहुत मात्रा में रहता है। और ये जो है काली मृदा वो कपास की खेती के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और ये काली मृदा जो है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सब पठार में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है लाल और पीली मृदा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो लाल पीली मृदा क्या होता है? तो लोहे के कण, है ना, इसमें लाल पीली मृदा में जो है वो लोहा का कण अधिक होने के कारण इसका रंग जो है ना वो कहीं लाल हो जाता है तो कहीं पीला हो जाता है। और इसमें अम्लीय प्राकृतिक होता है, मतलब इसका जो है ना पीएच जो है वो 7 से कम होता है इस मिट्टी में। और इसको चूना का इस्तेमाल हम लोग कर करके जो है इसका उर्वरकता, मतलब उपजाऊ बढ़ा पाएंगे, इसको बढ़ा सकते हैं। और ये मिट्टी जो है लाल और पीली मिट्टी जो है वो उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य गंगा मैदान व
गारो खासी, है ना, जैंतीरिया के पहाड़ में ये पाया जाता है। नेक्स्ट आता है लेटराइट मृदा। ये क्या होता है? तो ये उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लेटराइट मृदा पाया जाता है, और भारी वर्षा के कारण जो है ना, अधिक वर्षा के कारण जो है वो निछालन का परिणाम है ये। अब चाय और काजू के लिए जो है लेटराइट मृदा बहुत ही बढ़िया माना जाता है, और ये जो है वो लेटराइट मृदा कर्नाटक हो गया, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी में जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट आता है मरुस्थलीय मृदा। ये मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहले इसका रंग देखेंगे। मरुस्थलीय मृदा का जो रंग होता है वो लाल और भूरा होता है, और इसमें रेत बहुत मतलब बहुत मात्रा में होता है ना, और लवणीय भी होता है, और शुष्क जलवायु मतलब जहां ज्यादा गर्मी है, उच्च तापमान है, उस कारण से जो है ये इसका जल का वाष्पन दर जो है अधिक होता है, मतलब जल्दी यहाँ जो है भाप बन के पानी उड़ जाता है। और इसमें जो है ह्यूमस, है ना, और नमी की मात्रा जो है बहुत कम होता है, ह्यूमस भी नहीं होता है, नमी भी नहीं होता है, और इसको बहुत ज्यादा सिंचाई करके हम लोग इसको उपजाऊ लायक बना जो है ना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है पहाड़ी पद किसको बोलते हैं? तो किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाए जाने वाले क्षेत्र, उसको उदाहरण के लिए किसी पश्चिमी घाट में जो है एक पहाड़ी पद, अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं पहाड़ी पद। दक्कन ट्रैम किसको बोलते हैं? तो प्रादीपीय पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र, प्रादीपीय पठार का जो काली मृदा वाला क्षेत्र है, इसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा हुआ है और बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है, तथा कपास के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं दक्कन ट्रैम। नेक्स्ट आता है वन मृदा। क्या होता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं? वन मृदा बोलते हैं। और गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव भी होता है, और नदी घाटियों में मृदा दोमट और सिल्कदार भी होता है, और अधिशिलक तथा ह्यूमस इसमें बहुत मात्रा में होता है। हम लोग समझ लेंगे यहाँ थोड़ा सा कि खादर और बांगर में अंतर। खादर क्या होता है? तो खादर जो है वो नया जलोढ़ को बोलते हैं, और बांगर जो है पुराना जलोढ़ को बोलते हैं। खादर में अधिक बारीक और रेतीला होता है, और बांगर में जो है कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। खादर क्या होता है? बार बार नवीकरणीय संभव है, लेकिन बांगर जो है वो बार बार नवीकरणीय नहीं होता है, क्योंकि इसको बनने में समय लगता है, पुराना रहता है ना। उसी प्रकार जो है वो खादर जो है नदी के पास के डेल्टा और बाढ़ निर्मित मैदान में पाया जाता है, और बांगर जो है वो नदी से दूर में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है मृदा अपरदन। मिट्टी का बह जाना, एक जगह से मिट्टी को दूसरी जगह चला जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। तो यहाँ लिखा भी है ना, कि मिट्टी का कटाव, उसके बहाव की प्रतिक्रिया को ही बोला जाता है मृदा अपरदन। मतलब मृदा जो है एक जगह से दूसरी जगह बह के चला गया, चाहे वो जैसे जाए, पानी लेके जाए, हवा लेके जाए, या फिर जिस प्रकार भी जाए, एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी गया है तो वो मृदा अपरदन कहलाएगा। अब मृदा अपरदन का कारण क्या क्या है? तो सबसे पहला कारण तो वनोन्मूलन, पेड़ की कटाई, अति पशुचारण, है ना। वनोन्मूलन कैसे? तो हम लोग पेड़ की कटाई करेंगे, अब पेड़ का कटाई करेंगे तो पेड़ हट जाएगा। अब पेड़ क्या करता है? मिट्टी को जकड़ के रखा हुआ रहता है, अब पेड़ नहीं रहेगा तो मिट्टी को जकड़ेगा कौन? ये कारण हो गया। दूसरा अति पशुचारण, इसमें भी क्या है कि घास है, खूब उसको चरा दे रहे हैं, घास खत्म हो गया, अब मिट्टी को जो जकड़ के रखता है वो भी नहीं रख पाएगा। निर्माण एवं खनन, खनन करते हैं, वहां भी मिट्टी को एक जगह दूसरे जगह ले जाते हैं। प्राकृतिक तत्व जैसे कि पतन हो गया, हिम, नदी जल, ये सब बहा के भी ले जाता है। कृषि के गलत तरीके से जो है वो हम लोग इसको क्या करते हैं? मृदा अपरदन हो जाता है। पवन द्वारा मैदान ढालू क्षेत्र में जो है मृदा को उड़ा के ले जाता है, इस वजह से। अब हम लोग इसका अब समाधान क्या है? मृदा अपरदन होता है तो उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं? तो ढाली वाली भूमि में, जो ढालान टाइप में भूमि है, उसमें जो है समोच्च रेखीय जुताई हम लोग कर सकते हैं। ढाल वाली भूमि पर सीढ़ीनुमा खेती करके हम लोग बचा सकते हैं मृदा अपरदन को। बड़े बड़े खेतों में पट्टियां बांधकर फसल की जो है वो बीच में घास की पट्टी उगा देंगे, तो इस वजह से जो हम लोग कर सकते हैं, है ना। बड़ा बड़ा खेत है उसमें उसको अलग अलग तोड़ के बांट देंगे, इस वजह से। अब खेत के चारों तरफ पेड़ लगाकर, हम खेत के चारों तरफ हम लोग पेड़ लगा देंगे, तो ऐसे में भी मिट्टी नहीं बहेगा। अति पशुचारण को नियंत्रण करके, ये सारा चीज करके। अब नेक्स्ट आता है अवनलिकाएं। क्या होता है? तो बहता हुआ जल मृदा युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिका बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अवनलिकाएं। जैसे कि ये यहाँ पानी है, यहाँ पहले इस तरह से मतलब पूरा ये जमीन है, अब यहाँ से पानी बह रहा है, अब ये पानी बह रहा है तो इसके साथ में जो है ना वो मिट्टी भी बहा के ले जाएगा, या क्या कर देगा? एक रास्ता बना देगा, गड्ढा बना देगा, इसको हम लोग बोलते हैं अवनलिकाएं। अब उत्खात भूमि किसको बोलेंगे? तो उत्खात भूमि ऐसा भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है, उसे हम लोग बोलते हैं उत्खात भूमि। और लास्ट आता है ना खंड भूमि। क्या है? तो चंबल बेसिन में इसे हम लोग जो है उत्खात भूमि को जो है वो खंड भूमि बोलते हैं। पवन अपरदन क्या होता है? तो पवन के द्वारा मिट्टी जो है ना उसको मैदानी या फिर तो ढालू क्षेत्र में उड़ा के ले जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पवन अपरदन। तो ये चैप्टर खत्म होता है। इसका नोट्स जो है पीडीएफ आप लोग के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग और भी सब्जेक्ट करेंगे, तो तब तक चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए, है ना। अभी तो चैनल शुरुआत किए 5 मंथ हुआ है, लगभग 2000 लोग जो है जुड़ चुके हैं इस चैनल के साथ में, तो आप लोग भी जुड़ जाइए। और एग्जाम के समय जो है असली मजा उस समय आएगा कि इस चैनल से जुड़ने के क्या फायदा आप लोग का हुआ, वो उस समय दिखेगा। तो चलिए बस, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।